समझा कि ये विश्व नाटक जो अनादि समय से चल रहा है वो कोई रैंडम ड्रामा नहीं है, न वो एक्सीडेंटल है, न वो हैप्पीजार्ड है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक ड्रामा नहीं है, बैलेंस्ड ड्रामा है। और ये ड्रामा जो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है वो सिद्धांतों की हमने कल चर्चा की, जिसमें लॉ ऑफ साइक्लिसिटी, लॉ ऑफ इटर्निटी, लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेशन, लॉ ऑफ एजिंग, लॉ ऑफ रीबर्थ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये जो सिद्धांत हैं उसकी कुछ चर्चा हमने कल की। लेकिन ये जो विश्व नाटक हैं, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में कि वो एक रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है। धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच पूरा नाटक खेला जाता है। तो ये रिलीजियो पॉलिटिकल नाटक का यदि कोई रिजेम्बलेंस या तो एनालॉजी यदि हो तो एक वृक्ष के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। जैसे एक वृक्ष होता है, वो बीज का जब प्लांटेशन किया जाता है तो फिर उसमें से ग्रेजुअली वृक्ष वृद्धि को पाता है, वृक्ष बनता है और वृक्ष वृद्धि को पाता है। तो जिस तरह से एक वृक्ष वृद्धि को पाता है बीज में से, उसी तरह से ये सारा जो विश्व नाटक है वो परमात्मा उसके बीज हैं, और उस बीज में से सतयुग से लेकर कलयुग तक इस वृक्ष का कैसे विस्तार होता है वृक्ष की तरह, वो आज हम देखेंगे। तो उसमें हमको पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा कि ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है वो आदि से अंत तक कैसे चलता है, और किस तरह से परमात्मा उसका डायरेक्शन करता है, और किस तरह से कलयुग के अंत में खुद आकर के सारे विश्व का परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले कोई भी वृक्ष होता है तो उसका बीज होता है, बीज में से ही वृक्ष पैदा होता है। और फिर पहले तो रूट तैयार होते हैं, रूट के बाद स्टेम आता है जिसको हम तना कहते हैं, और तने के हाँ, बाद प्रदीप बेन, बहुत अच्छा सेशन शुरू हो गया है। तो तना होता है, और तना के बाद में ब्रांचेस डेवलप होती है, फिर शाखाएं, प्रशाखाएं, प्रशाखाएं, और उसके ऊपर पत्ते लगते हैं, फिर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर वो बीज दे करके जड़ जड़ीभूत हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हर वृक्ष की एक लाइफ भी होती है। तो ये जो विश्व का पूरा नाटक है कल्प वृक्ष, जिसको हम कहेंगे कल्प रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष शब्द प्रयोग किया है। तो ये गीता में भी उसका उल्लेख है, कल्प वृक्ष का उल्लेख गीता में भी किया गया है। तो इसकी एक परफेक्ट एनालॉजी है, और उस एनालॉजी को लेकर के पूरा जो रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है वो हम देखेंगे। देखो, कोई भी वृक्ष होता है हमें उसमें ब्रांचिंग इज इनएविटेबल, हम कहेंगे शाखाएं तो निकलनी है, बस उसी में तो वृक्ष की शोभा है। तो यहाँ पर भी अनेक प्रकार की जो शाखाएं होते हैं जिसको हम डायनेस्टी कहेंगे, तो अनेक डायनेस्टी का ये विश्व नाटक बना हुआ है। तो आइए, कोई भी वृक्ष होता है तो उसका बीज होता है। तो सबसे पहले तो इस कल्प वृक्ष, जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, जो एनालॉगस है एक ट्री, फिजिकल ट्री के साथ, तो उसका बीज कौन। तो ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि जैसे कोई वृक्ष होता है उसकी पूरी हिस्ट्री वो बीज में लिखी हुई होती है, बीज में समाई हुई होती है। और इसीलिए जिस वृक्ष का और जिस प्लांट का हम बीज बोते हैं वो ही होता है। मान लीजिए कि हम एप्पल का बीज बोया तो फिर उसमें से एप्पल ही मिलेगा, उसमें से और कुछ नहीं मिल सकता है हमको, क्योंकि उस बीज के अंदर पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है। तो इसी तरह से एक कल्प वृक्ष जो है, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसका बीज स्वरूप कौन होगा। तो एक ही सत्ता है कि जो सारे वृक्ष, सारे विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसके पास है, और साथ साथ में हर आत्मा के पार्ट को वो जानता है, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो ये सारे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं हमारा प्यारा परमपिता परमात्मा है। अच्छा, इस वृक्ष का प्लांटेशन कब होता है, क्योंकि ये साइकिल के रूप में है। तो साइकिल की जो शुरुआत होती है गोल्डन एज से शुरुआत होती है। तो इसका जो प्लांटेशन है, जब परमात्मा खुद
कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के संगम युग पर जब आते हैं, तब इस वृक्ष का प्लांटेशन होता है, नए वृक्ष का। और जो पुराना वृक्ष होता है, क्योंकि ये तो साइकिल है, तो पुराना जो वृक्ष है, पुराने साइकिल का वृक्ष होता है, वो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में आ जाता है। तो उस वृक्ष का विनाश करना भी इतना ही आवश्यक है। इसलिए हम बिल्कुल बॉटम से शुरू करेंगे। पिक्चर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन इस पिक्चर के ऊपर ही है। इसलिए मैंने यहाँ पर उस पिक्चर आपके सामने रखा है। तो आप देखिए, बिल्कुल बॉटम के ऊपर अगले वृक्ष का एक टॉप का थोड़ा पोर्शन बताया गया है। तो ये अगले साइकिल का वृक्ष है, जो पूरा पूर्ण रूप से विकसित है और अब जड़जड़ीभूत हो गया है, एंड ऑफ द आयरन एज। तो उसका एक तो विनाश करना है, और नया जो वृक्ष अभी आएगा, सतयुग से शुरुआत होगी उसकी, तो उसका प्लांटेशन होना है। तो ये परमात्मा संगम युग पर करते हैं। अभी कोई भी वृक्ष होता है, अब ये जो पूरा रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है, वो 5000 वर्ष का साइकिल है। कल मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। तो आज पहले समझ लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा का साइकिल है, जो एक मेगा साइकिल है, जिसमें अनेक पीरियोडिक टाइम वाले, छोटे पीरियोडिक टाइम वाले अनेक साइकिल चलते रहते हैं। ये मेगा साइकिल का जो पीरियोडिक टाइम है वो 5000 ईयर है, 5000 साल का चक्र है। शास्त्रों में तो कई बातें लिख दी हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया कि ये सिर्फ 5000 साल का है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उसके लिए आर्गुमेंट है कि जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम हम श्री कृष्ण को मानते हैं, पहले पूर्ण पुरुषोत्तम उससे समकक्ष या हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी यदि किसी में है, तो वो श्री कृष्ण में है। और वो सतयुग के आदि में जो पहला सतयुग का प्रिंस है, जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और देखो प्योरिटी में तो हाईएस्ट ही है, मोर का पीछा उसको लगाया जाता है। तो यही तो पवित्रता का प्रतीक है। तो ये जो उसका जन्म बराबर 5000 साल पहले, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है 5000 साल पहले, भले उन्होंने द्वापर शब्द यूज किया है, द्वापर युग में डाल दिया है, लेकिन कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले हुआ था। और सोने की द्वारका की बात भी वहां पर उस वक्त है। तो ये इस दृष्टि से देखा जाए तो बेस्ट पीरियड जिसको हम कहेंगे, वो गोल्डन एज की शुरुआत में वो श्री कृष्ण जो नारायण के रूप में फिर राजगादी पर बैठते हैं, उनका पीरियड था। तो बिल्कुल 5000 साल पहले था। और आज का जो समय है वो कनिष्ठ है, वो कोई मना नहीं करेगा। अभी देख रहे हैं, अपनी नजरों से हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। देखो कितना भ्रष्टाचार, कितना दुराचार, कितना पापाचार। हमने चर्चा की है कि कलयुग के अंतिम समय के जो साइन बताए गए हैं, उससे भी बदतर अवस्था अभी विश्व की है। तो एक तो निश्चित है कि ये एंड ऑफ द आयरन एज है, और 5000 साल पहले भारतवर्ष के अंदर इस सतयुग की दुनिया थी। तो ये साइकिल 5000 वर्ष का है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी एक बात बताऊं कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट 3000 साल पहले पैराडाइज था। जो आदम और ईव की भी बात बताई जाती है, जो अल्लाह के गार्डन में वो लोग थे, तो वो जो समय वो लोग बताते हैं, वो 3000 ईयर्स बैक की बात बताते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट को 2000 ईयर्स हो गए, तो उसमें 3000 ईयर्स आप ऐड कीजिए, तो वो भी 5000 साल होते हैं। तो 5000 साल ये सृष्टि का पूरा चक्र है। फिर हेवन आता है, फिर स्वर्ग की दुनिया आती है, और साइकिल रिपीट होता है। दूसरी एक बात बताऊं कि देखो, हमारे पास, हम लोग तो लाखों वर्ष की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए, ये समझने की बात है, हमारे पास ऑथेंटिक हिस्ट्री जो है वो सिर्फ 2500 ईयर्स की है। 2500 ईयर का ही हिस्ट्री ऑथेंटिक हमारे पास, जो अलग अलग डायनेस्टी हैं, और वो भी तो भारतवर्ष की है, क्योंकि दूसरे देशों की तो कोई हिस्ट्री 2000-2500 साल पुरानी कोई हिस्ट्री है ही नहीं। तो जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री, ऑथेंटिक हिस्ट्री की मैं बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्रापोलेटेड छोड़ दिया। लेकिन जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री के रूप में सिखाई जाती है, प्रमाणित जिसको हम कहेंगे, वो प्रमाणित हिस्ट्री 2500 ईयर्स की है। और ये 2500 ईयर्स का डिस्क्रिप्शन जो परमात्मा ने दिया है हमको,
वो बिल्कुल द्वापर और कलयुग का डिस्क्रिप्शन दिया है। बिल्कुल जो द्वापर और कलयुग का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये 2500 ईयर्स के साथ मैच होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रह्मा की रात्रि है उसका हमारे पास ऑथेंटिक इतिहास है जो 2500 ईयर्स का है। तो ये साइकिल जब 4 युगों में बटा हुआ है तो फिर 2500 ईयर्स ब्रह्मा का दिन होगा। तो वो 2500 प्लस 2500 5000 ईयर्स ही होता है। वहां पर भी 5000 साल। इसलिए बातें हम लाखों वर्ष की करते हैं, हिस्ट्री हमारे पास 2500 की है। और ये भी मैं बताऊं आपको कि ये जो 2500 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें भी काफी कंट्रोवर्सी है। एक मुगल समय की इतिहास आप देख लीजिए, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी है। तो ये जो लाखों वर्ष की बात जो है वो ठीक नहीं है। ये विश्व नाटक सिर्फ 5000 वर्ष का है। साइंटिफिकली भी एक अबाउट 5000 ईयर्स में वो आइडेंटिकली रिपीट होता है। तो एक साइंटिस्ट ने ऐसी भी कोशिश की कि यहाँ पर जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको एक टाइम देना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे ब्रह्मांड का मतलब सारे कॉर्पोरियल वर्ल्ड का चक्कर लगा करके दूसरे स्थान पर यदि वापस आने का कम से कम मार्जिन इस विश्व नाटक में दिया जाना चाहिए। तभी जाकर के वो 5000 साल, अब 5000 साल लगता है उसके चक्कर लगाने में, तो फिर 5000 साल से कम तो नहीं हो सकता है। तो ये भी देखा गया है कि एक कॉर्पोरियल वर्ल्ड का जो सरकमफेरेंस है उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से यदि ट्रैवल करना है, ट्रैवर्स करना है, तो 5000 साल लगेंगे। इतना उसका बड़ा सरकमफेरेंस है। मैंने डिकार और पोंकेर की बात बताई कि किस तरह से उन्होंने एक डायामीटर निकाला है पूरे कॉर्पोरियल वर्ल्ड का, उससे सरकमफेरेंस निकाला और उस सरकमफेरेंस को ट्रैवर्स